बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वर्ल्ड व्यू विद सादिया अफसाल। आज सबसे पहले हम बात करेंगे जॉर्डन के शाह अब्दुल्ला दोएम पाकिस्तान के दौरे पर हैं और कल भी हमने जैसे जिक्र किया था कि उनको बाकायदा तौर पे सदर आसिफ जरदारी ने और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उनका इस्तकबाल किया, उनको गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। आज भी हम देख रहे हैं कि उनकी सियासी क़यादत से मुलाकातें जारी रहीं और इस बार दोनों ममालिक जो हैं वो बाकायदा तौर पर आपको नज़र आ रहा है कि जो स्ट्रेटिजिक कॉपरेशन है, जो पार्टनरशिप है बहुत से सेक्टर्स में दोनों ममालिक के, उस पर बाकायदा तौर पे काम करते हुए और एक स्ट्रॉन्ग एम्फसिस जो है इनका उस चीज़ पे नज़र आता है। अब दोनों ममालिक के जब भी ताल्लुकात की बात करते हैं तो हम हमेशा देखते हैं कि जी हमारे सकाफ़ती भी और साथ ही साथ ख़ास तौर से मज़हब के हवाले से भी अगर देखा जाए तो बहुत गहरे ताल्लुकात हैं। बट अक्सर हमने ऐसा देखा है कि पाकिस्तान के दीगर ममालिक के साथ जो कि एक शेयर्ड फेथ की बिना पर ताल्लुकात हैं, उसको माजी में बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती रही, या फिर ख़ास तौर से इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें, ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ज़्यादा उस पर काम नहीं किया गया। लेकिन इस बार आपको उन तमाम रीजन्स में काम नज़र आ रहा है जहाँ पे शायद इग्नोर किया गया माजी के अंदर। अगर आप सेंट्रल एशिया की रियासतों को देख लें, आप नॉर्थ अफ्रीका को देख लें, मिडिल ईस्ट को देख लें, अब जॉर्डन के शाह अब्दुल्ला का ये जो दौरा है 21 साल के बाद सरकारी दौरा पहला किसी जॉर्डन के फरमा रवा का, ये जाहिर करता है कि पाकिस्तान किस तरीके से ख़ित्ते के अंदर भी और दीगर ममालिक के साथ भी, अपने रीजन से बाहर भी अपना फुटप्रिंट है, अपने जो कदम है वो मजबूत करता चला जा रहा है और पाकिस्तान बता रहा है कि किस तरीके से बहुत ज़्यादा कोऑपरेशन के चांसेस हैं। अब अगर आप देखें तो शाह अब्दुल्ला को निशान पाकिस्तान, जो कि सबसे आला तरीन एक सिविल अवार्ड है, वो उससे नवाजा गया सदर आसिफ जरदारी की तरफ से। और शाह अब्दुल्ला ने सदर आसिफ जरदारी को विसामल नाहदा अल मुर्सा, ये एक उनका एक ऐसा अवार्ड है जो कि इंतहाई मोअज़्ज़ज़ शख्सियात को दिया जाता है, जो सियासी लीडरशिप हैं उनको दिया जाता है, विच इज़ बजूल्ड ग्रैंड कॉर्डन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द रेनेसांस। ये उनको सदर आसिफ जरदारी को नवाजा गया। और फिर शाह अब्दुल्ला की तरफ से इससे पहले हमने देखा कि जो फील्ड मार्शल हैं आसिम मुनीर, उनको भी ऑर्डर ऑफ द मिलिट्री मेरिट ऑफ फर्स्ट डिग्री से नवाजा गया। एक और चीज़ जो शायद कुछ अरसे में पाकिस्तान ने, कुछ महीनों में रादर, ख़ास तौर से मई के बाद से दुनिया को बावर कराई है, वो ये कि डिफेंस के मामले के अंदर पाकिस्तान कहाँ खड़ा है। डिफेंस प्रोडक्शन को लेके पाकिस्तान की क्या काविशें हैं और कितने ज़्यादा इम्कानात हैं, कितना ज़्यादा पोटेंशल है पाकिस्तान के साथ दिफाई ज़रूरियात दीगर ममालिक अगर पूरी करना चाहें तो। ख़ास तौर से जो आज का शाह अब्दुल्ला का विज़िट है ग्लोबल इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस सोल्यूशंस का, गिड्स का, वो ये आपको साबित करता है कि वहाँ जाके उन्होंने जो पाकिस्तान की तरफ से डिफेंस प्रोडक्शन की जा रही है उसका दौरा किया है, उसको देखा है। फिर एक एक्सरसाइज भी हमें फायरिंग रेंज के ऊपर नज़र आई और वहाँ पे भी जो पाकिस्तान के ट्रूप्स की तरफ से, जो क्रू की तरफ से एक ऑपरेशनल उनकी तैयारी है, जो उनकी प्रिपेयर्डनेस है, उसको बहुत ज़्यादा सराहा गया। सो आज हम जॉर्डन के हवाले से भी एंड ओवरऑल अगर आप खित्ते में देखें, मिडिल ईस्ट की जो इस वक्त एक जियो पॉलिटिक्स है वो बड़ी तेज़ी से शिफ्ट होती हुई नज़र आ रही है। उसमें बहुत ज़्यादा ममालिक जो पहले इरेलेवेंट थे अब वो रेलेवेंस इख्तियार करते चले जा रहे हैं। पाकिस्तान किस तरीके से यहाँ पर इन्फ्लुएंस रखता है और इस इन्फ्लुएंस को कैसे मजीद बढ़ा सकता है, ये आज हम बात करेंगे। वी आर जॉइंड बाय डॉक्टर कंदील अब्बास हु इज़ एन IR एक्सपर्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले तो फरमाइएगा कि ये जो किंग ऑफ जॉर्ज शाह अब्दुल्ला, इनके विजिट की सिग्निफिकेंस बताइए और आपको क्या लगता है कि क्योंकि किंग अब्दुल्ला को अगर देखा जाए तो ही इज़ ऑलवेज बीइंग कंसिडर्ड अ वेरी मॉडरेट वॉइस इन द मिडिल ईस्ट, अरब वर्ल्ड के अंदर, और ख़ास तौर से उनका यहाँ पे एक जो शेयर्ड विजन है या कह लीजिए जो हमेशा से एक स्टैंस रहा है पाकिस्तान का भी और उर्दन का भी, 2 स्टेट सोल्यूशन फ़लस्तीन का, उसका फिर से उन्होंने यहाँ पर इजहार किया है। व्हाट डज़ दैट मीन और आने वाले दिनों में दोनों ममालिक इस मामले की तरफ क्या कर सकते हैं? जी बहुत शुक्रिया सादिया। देखिए बात यह है कि पाकिस्तान के क़याम के फ़ौरन बाद पाकिस्तान के ताल्लुकात तकरीबन तमाम इस्लामी ममालिक के साथ बनना शुरू हो गए थे और उर्दन के साथ भी ये ताल्लुकात 1950 में बन गए थे जी। और उसके बाद हमने देखा कि तकरीबन तमाम अरब ममालिक के साथ मुसलसल ये ताल्लुकात बेहतरी की तरफ गामजन रहे।
माजी में हमने देखा कि पाकिस्तान का मेन फोकस और फिर मिडिल ईस्ट की जितनी कंट्रीज हैं उनका भी फोकस सियासी और इक्तिसादी ताल्लुकात पर रहा है। और हमने हमेशा कोशिश की कि जो मजहबी हमांगी है उसकी बुनियाद पर जो पर्शियन गल्फ की जितनी कंट्रीज हैं या मिडिल ईस्ट की बाकी जो कंट्रीज हैं उनके साथ मिलकर हम अपने इक्तिसादी ताल्लुकात को भी मजबूत बनाएं। लेकिन मजमूई तौर पर हमें यह नजर आया कि मोस्टली हमने मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के लिए तो बहुत कुछ किया, यानी उनके डिफेंस में उनकी मदद की, उनकी इकोनॉमी में उनकी मदद की, अपने जो मैन पावर है वहां पर हमने भेजी। लेकिन उसके बदले में पाकिस्तान को वो रिवर्स में वो चीजें नहीं मिल सकी जो पाकिस्तान का हक था। अब मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में जो मार्का हक में कामयाबी मिली और उसके ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस में जो कामयाबी मिली, इससे पूरी दुनिया में पाकिस्तान को एक अहमियत हासिल हुई है और खास तौर पर मिडिल ईस्ट की कंट्रीज का एक एतमाद बढ़ा है पाकिस्तान पर। जो खतरात लाहक हैं मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज को, हमने देखा कि अभी सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ डिफेंस पैक्ट किया और ये डिफेंस पैक्ट जो है इसने बाकी जो अरब ममालिक हैं उनको भी एक करेज दी, एक हौसला दिया कि पाकिस्तान पर वो एतमाद कर सकते हैं। अब वो पाकिस्तान एक सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पर सामने आया है और मुस्लिम वर्ल्ड में जो ये इंपॉर्टेंस मिली है, मैं समझता हूँ कि जो सियासी और इक्तिसादी ताल्लुकात माजी में हुआ करते थे अब वो एक नए मरहले की तरफ जाना शुरू हुए हैं और इस नए मरहले में एक स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन हमें नजर आएगी। ये वो लेवल होता है दुनिया में या इंटरनेशनल रिलेशंस में, यानी स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन जो एक पीक समझा जाता है। और ये वो मैं समझता हूँ कि मरहला इस वक्त आ गया है कि पाकिस्तान मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के साथ इंक्लूडिंग जॉर्डन हम स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप में जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली जिस तरह मिडिल ईस्ट की हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पे बड़ी तेज़ी से हमने शिफ्ट देखा है। मिसाल के तौर पे अगर हम कतर पे जो इजरायली हमला था उसके बाद से बहुत ज़्यादा चीज़ें तब्दील हो गई। उससे पहले इजराइल का ईरान पे हमला था, फिर यहाँ पे एक अच्छी चीज़ ये भी हुई कि सऊदी अरेबिया के और ईरान के जो डिफरेंसेस हैं वो दूर होना शुरू हो गए। उस पर हमें काम नज़र आ रहा है, वो अप्रोचमेंट जो है वो नज़र आ रही है। तो आपको लगता है कि एक ये भी इस वक्त सोच मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर या अगर ओवरऑल देखें अरब वर्ल्ड के अंदर पाई जाती है कि जो सिक्योरिटी गारंटीज़ उन्होंने उन आलमी ताकतों से ली हुई थी जिन पे कतर के हमले के बाद उस तरीके से ऑब्वियसली एतमाद नहीं किया जा रहा या एक मिसट्रस्ट पैदा हो गया है, उसमें भी आपको लगता है कि एक पॉस्चरिंग का चांस पाकिस्तान के पास है, तो कैसे उसको अवेल किया जा सकता है? देखिए, यकीनन ऐसे ही है कि माजी में जैसे मैंने अर्ज किया कि सियासी और इक्तिसादी ताल्लुकात की बेस पे हम अपने बहुत से समझौते करते रहे हैं और इसमें जो मेन फायदा है वो अरब कंट्रीज के हक में जाता रहा है। लेकिन इस वक्त मैंने जैसे अर्ज किया कि पाकिस्तान को जो अहमियत मिली है वो इस वजह से मिली है कि पाकिस्तान एक मजबूत फौजी ताकत के तौर पे भी सामने आया है और इस सूरत हाल में खासतौर पे जो इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान को सक्सेस मिली है उसके बाद वो एक एतमाद बढ़ा है। और ख़ासतौर पर अब हम देखते हैं कि अरब ममालिक को इसराइल से जो खतरात लाहक थे माजी में, उन्हें वो गारंटीज आलमी ताकतों की तरफ से भी नहीं मिल सकी और यही वजह है कि माजी में जो अरब कंट्रीज हैं इसराइल के मुकाबले में उन्हें बहुत सी जगहों पे सरेंडर करना पड़ा। यानी आप देखिए कि वो 6 दिन से ज्यादा जंग नहीं लड़ सके थे और अब चूंकि 7 अक्टूबर में जो इसराइल और फिलिस्तीन के दरमियान एक नए क्राइसिस शुरू हुए, उसके बाद अरब ममालिक इस काबिल नहीं थे कि वो इसराइल को मजबूर कर सकें कि वो फिलिस्तीन में जो जेनोसाइड है वो उसको रोके। लेकिन अभी चूंकि इंटरनेशनल एक प्रेशर आया है, अरब ममालिक ने मिलकर, पाकिस्तान ने भी इसमें भरपूर अपना किरदार अदा किया और आखिरकार इसराइल को मजबूर होना पड़ा है कि वो जो ताकत के इस्तेमाल से तमाम मसाइल को हल करने की बात करते थे अब वो डायलॉग की टेबल पर आ गए हैं और इस मजबूरी में जो इसराइल सामने आया है, अभी मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान अरब ममालिक के साथ मिलकर एक आजाद और खुद मुख्तार फिलिस्तीनी रियासत के लिए भरपूर एक हमायत कर सकते हैं। ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि अभी भी हमने देखा है कि इन मुलाकातों में फ़लस्तीन की बात की गई कि जो एक विजन है 2 स्टेट सोल्यूशन का, फ़लस्तीन का जो मुतालबा है उसका हम साथ देते हैं, जॉर्डन भी, पाकिस्तान भी। फिर ये जो 8 ममालिक का, अरब कंट्रीज़ का हमने देखा कि एक बाकायदा तौर पर इनका जो गज़ा सीज़ फायर का ये जो पीस प्लान में किरदार है उसको मज़ीद बढ़ाने की बात हुई है। और सबसे बड़ी चीज़
कि जिस तरीके से गज़ा से फ़लस्तीनियों को निकाला जा रहा है, उनकी डिस्प्लेसमेंट के ख़िलाफ़ भी आवाज़ उठाई गई। लेकिन डॉक्टर साहब भी बताइए कि सीज़ फायर तो हो गया, लेकिन बहुत सारे ओकेजन्स ऐसे हैं जिसमें वो सीज़ फायर सिर्फ बराए नाम सीज़ फायर लगता है, उसकी वायलेशन जो है वो जारी है। तो उस ज़मन में क्या कर सकते हैं? देखिए यहाँ पे अब एक चैलेंज है मुस्लिम कंट्रीज के लिए भी, आलमी ताकतों के लिए भी और आलमी इदारों के लिए भी, कि फिलिस्तीनियों ने तो एतमाद कर कर बिल्कुल। सीज फायर किया और जंग बंदी कर ली, लेकिन जो वादे फिलिस्तीनियों के साथ किए गए थे, यानी उनके तमाम जो कैदी है गैर कानूनी तौर पर इसराइल की हिरासत में, उनको आज़ाद किया जाएगा। अभी तक वो आज़ाद नहीं किए जा सके, इसके ऊपर दबाव डालना पड़ेगा। और दूसरे इसके साथ साथ एक इंतहाई घिनौना मंसूबा सामने आया था कि गजा को खाली कराया जाए और जी फिलिस्तीनियों को बिल्कुल। यहाँ से बेदखल कर दिया जाए। मेरा ख्याल है पाकिस्तान ने बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ दिया है और उर्दन ने भी इसमें पाकिस्तान के इस मौक़िफ़ की हमायत किया है कि किसी सूरत गजा से फिलिस्तीनियों की नकल मुकानी की हमायत नहीं की जाएगी और ऐसे किसी मंसूबे को कतन कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। ये वो चीज़ें मैं समझता हूँ कि जॉर्डन के जो शाह आए हैं यहाँ पर जो मुलाकातें हुई हैं, इसमें दोनों मुल्कों के दरमियान अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनी है और ये अंडरस्टैंडिंग मेरा ख्याल है रीजनल लेवल पर बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले करेगी। सो ऑब्वियसली जैसे हम बात भी कर रहे हैं कि किंग ऑफ जॉर्डन की एक से है, और अब वो तमाम तर ममालिक, मुस्लिम ममालिक जो कि एक अपनी से रखते हैं या दुनिया उनको सुनती है या दुनिया उनका मौक़िफ़ समझने की कोशिश करती है, वो पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं। अब इसमें ये बताइए कि हम ऑब्वियसली पाकिस्तान जब से मार्ज़ वजूद में आया है, दुश्मनों की कमी नहीं रही है, बहुत सी ताकतें हैं जो पाकिस्तान को नहीं देखना चाहती हैं, हमेशा उनको मुँह की खानी पड़ी है। तो पाकिस्तान के लिए ज़मन में जब आप एक जियोपॉलिटिक्स को तब्दील होता हुआ देख रहे हैं इस खत्ते के अंदर, पोटेंशियल जहाँ पे बहुत ज़्यादा है, वहीं पे डॉक्टर साहब चैलेंजेस भी बहुत सारे हो सकते हैं, तो वो जो रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व है वो क्या है पाकिस्तान के लिए? देखिए इस वक्त जो इसराइल के एग्रेसिव पॉलिसीज हैं उसमें हमने देखा कि उन्होंने सीरिया पर अटैक किया, वो यमन जी। पर अटैक कर रहे हैं, ईरान के ऊपर उन्होंने अटैक किया, कतर तक का उन्होंने हमला किया, यानी तकरीबन पिछले, यानी वो जब 1-1.5 महीने के अंदर उन्होंने तकरीबन 6 से 7 इस्लामी मुल्कों पे अटैक किया। ये वो चीज़ें हैं कि जिसकी वजह से मेरा ख्याल है कि अब ख़ासतौर पर मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ को होश के नाखून लेने चाहिए, उनको अपने बाहमी डिफेंस को मजबूत करना होगा, उन्हें किसी सूरत सिर्फ बड़ी ताकतों पर भरोसा नहीं करना होगा, उन्हें रीजनल लेवल पर अपने आप को मजबूत बनाना होगा। और इसमें जाहिर है कि सऊदी अरब ने एक इनिशिएटिव लिया और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के लेवल पर पाकिस्तान को इन्वाइट किया गया कि वो इसमें सपोर्ट करे। और माजी में पाकिस्तान ने तकरीबन तमाम अरब ममालिक की जो डिफेंस है उसकी तरबियत में और वहाँ पर अपने फौजियों को डिप्लॉय करने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। और ये अगर कंटिन्यू रहता है तो मैं समझता हूँ कि मिडिल ईस्ट का और ख़ासतौर पर गल्फ रीजन का जो डिफेंस है उसे हम मजबूत करने में पाकिस्तान बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। ख़ास तौर से एक ऐसे टाइम के ऊपर जब यूएस को भी ये नज़र आ रहा हो, जिसका हमेशा से मिडिल ईस्ट के अंदर एक बड़ा स्ट्रॉन्ग फुट होल्ड रहा है, वो अपनी तमाम दिफाई ज़रूरियात के लिए उन पे हमेशा से रिलाय करते रहे हैं, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़, गल्फ़ कंट्रीज़। वो अगर शिफ्ट आता है, पाकिस्तान की तरफ जाता है, और ख़ास तौर से अगर हम जॉइंट प्रोडक्शन में भी देखें तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो कि चाइना के साथ मिलकर बनाई जा रही हैं। चाइना का जो वेपन रहा है, उनकी वेपनरी ने बाकायदा तौर पर अपने आप को साबित किया है मेक इन पाकिस्तान और इंडिया की जंग के अंदर। तो आपको लगता है कि ये कहीं इसको एज अ चैलेंज भी देख सकता है यूएस, अगर ये तमाम ममालिक इकट्ठे होते हैं, या वो जो डिफेंस की ज़रूरियात थी, वो इन्हिसार था, उसको शिफ्ट करते हैं टुवर्ड्स पाकिस्तान और चाइना? देखिए बड़ी ताकतें खुसूसन अमेरिका इसे यकीनन वेलकम तो नहीं करेगा, क्योंकि उनका जो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है वो श्रिंक होता जाएगा। बिल्कुल। अब सूरत हाल तब बेहतर हो सकती है कि हम अपने जो ट्रेड रिलेशंस हैं खासतौर पर अरब कंट्रीज के साथ इंक्लूडिंग जॉर्डन, इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। अभी तक हमारा जो तजारत का हजम है वो बहुत कम है और मैं समझता हूँ इसको बढ़ाने की ज़रूरत है। अभी तक मैंने जैसे कहा कि माजी में जज्बाती तौर पर तो हम कहते थे कि हम एक मुस्लिम यूनिटी है और वो एक दूसरे की मदद करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली अगर आप देखें तो हमारा ट्रेड एक्सचेंज बहुत कम रहा है। और इसी वजह से अभी जो एमओयूज हुए हैं या समझौते जिस पे साइन हुए हैं, मैं समझता हूं कि इसमें
ट्रेड को खास तौर पे फोकस करना होगा और इसमें डिफेंस के ऊपर भी हमें कुछ एक मटेरियलाइज करनी होंगी चीज़ें। इसमें हमारी तरफ से ज़राअत के शोबे में, केमिकल के शोबे में, इंडस्ट्री के, टेक्सटाइल के शोबे में एक ऐसी ऑफर्स मौजूद हैं जो उसको बेस बना के मैं समझता हूँ कि जॉर्डन और बाकी जितने अरब ममालिक हैं उनसे बेहतर ताल्लुकात बनाने होंगे, क्योंकि इस वक्त अक्सर अरब ममालिक जो हैं वो पेट्रोलियम से हट कर अपनी इकोनॉमी को फोकस करना चाहते हैं, जिसपे जो सऊदी अरब का 2030 विजन है या यूएई का है, इसमें हमें वो सारी ऑफर्स हमारे पास मौजूद हैं जिसकी बेस पर मैं समझता हूं कि बड़े स्ट्रांग इकोनॉमिक रिलेशंस जो है वो पाकिस्तान की फेवर में भी होंगे और मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज की भी फेवर में होंगे। ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान की जब भी फेवर की बात की जाती है तो एक सबसे बड़ी जो हमारी ज़रूरत है इस वक्त वो ऑब्वियसली एनर्जी नीड्स हैं हमारी, और ये जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, जीसीसी कंट्रीज़ अगर हम देखें तो ऑब्वियसली उनके पास ये बेशबहा दौलत है। पाकिस्तान इस पे काम करता आया है, लेकिन एज़ यू राइटली पॉइंटेड आउट कि शायद उस लेवल का हुजम ट्रेड का आपको नज़र नहीं आया। सो हम इस चीज़ को कैसे पूरा कर सकते हैं, या पाकिस्तान की जो इस वक्त की एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन आपको नज़र आ रही है, आपको लगता है कि आने वाले दिनों में ये ममालिक पाकिस्तान को भी ज़िमन में हेल्प कर सकते हैं? मुआहदे होना, ख़ासतौर से MOUs हो जाना, दैट्स जस्ट एन अंडरस्टैंडिंग, वो अपनी जगह पे है, बट रियलिस्टिक टारगेट या पाकिस्तान का जो एक एक्सपेक्टेशन है वो क्या हो सकती है? देखिए, माजी में एक बड़ा प्रॉब्लम ये रहा है कि जो अरब और ईरान राइवलरी थी उसकी वजह से पाकिस्तान को ना तो ईरान से वो बेनिफिट ले सका ना बहुत सी अरब कंट्रीज से, और फिर जो डिफरेंट डाइवर्स रिसोर्सेज से हम एनर्जी अपनी जो नीड्स हैं वो पूरी कर सकते थे। अभी जो रिप्रोचमेंट हुई है सऊदी अरब और ईरान के बीच में, इसने एक बहुत पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट किया है, और उसकी वजह से मेरा ख्याल है जो डिफेंस पैक्ट हमारा सऊदी अरब के साथ हुआ तो ईरान ने उस पर भी अपनी ख्वाहिश का इजहार किया कि वो उस पर भी आना चाहता है। इसी तरह जो पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन का प्रोजेक्ट अभी तक नामुकम्मल पड़ा हुआ है, उसको भी मटेरियलाइज करने में हमें मौका मिल सकता है। और इसमें चूंकि सेंसिटिविटी जो पर्शियन गल्फ कंट्रीज की है वो काफ़ी हद तक डिक्रीज हो गई है, मैं समझता हूँ कि ये बेहतरीन एक एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ है कि जो इकोनॉमिक पॉलिटिकल रिलेशंस के साथ साथ हम स्ट्रेटेजिक रिलेशंस भी अपने तमाम कंट्रीज के साथ बेहतर बना सकते। ठीक है, एक आखिरी सवाल का जवाब दीजिएगा कि हम मिडिल ईस्ट के अंदर देख रहे हैं चाइना का भी बहुत तेज़ी से इन्फ्लुएंस जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। पाकिस्तान के हमेशा से जो चाइना के साथ ताल्लुकात रहे हैं, लॉन्ग स्टैंडिंग टाइज हैं, हर दौर में अच्छे रहे हैं। सो पाकिस्तान अपने इस रिलेशन को विद चाइना कैसे लीवरेज कर सकता है मज़ीद इस रीजन के अंदर? देखिए, दुनिया की जितनी जगहों पे पॉलिटिक्स पढ़ाई जाती है वो अब पाकिस्तान को एक सैंपल के तौर पर पढ़ाते हैं कि कैसे पाकिस्तान ने एक ही वक्त में अमेरिका और चाइना को बैलेंस किया है। यानी वेस्टर्न कंट्रीज के साथ बहुत अच्छे हमने रिलेशंस रखे हैं, लेकिन इसके साथ साथ जब पाकिस्तान के ऊपर जब भी प्रेशर आया है कि वो चाइना के साथ हम दूरी इख्तियार करें, हमने ऐसा नहीं किया, और बल्कि अपने जो नेशनल इंटरेस्ट है इसकी बेस पर दोनों को हमने बैलेंस किया है। और इसी एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठाते हुए हमने देखा है कि मिडिल ईस्ट या पर्शियन गल्फ रीजन के अंदर भी हम वही पॉजिटिव रोल प्ले कर सकते हैं, इसलिए कि चाइना का बहुत एक डीप पेनिट्रेशन है तकरीबन तमाम मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के अंदर, और इस पे जो सी पैक है इससे जो कनेक्टिविटी का एक आगाज हुआ है, मैं समझता हूँ कि ये बहुत पॉजिटिव रोल प्ले कर सकते हैं रीजनल कनेक्टिविटी में। Right, Dr. Qandil Abbas, thank you very much for joining us on Worldview today. We'll take a short break here. Stay tuned. पंजाब के 40 में से 34 जिलों में सरसब्ज किसानों ने जीती पहली पोजीशन। सरसब्ज, जमीन की जान, फसल की शान। दुरुस्त हर वक्त बार वक्त, दुरुस्त हर वक्त बार वक्त।
वेलकम बैक टू वर्ल्ड व्यू विद सादिया अफजाल। इंडिया जो पाकिस्तान के लिए हर दौर में कोई ना कोई साजिश, कोई ना कोई कॉन्स्पिरेसी रचाता हुआ नज़र आता है, लेकिन होता क्या है कि अंदर से ही ऐसी आवाज़ें आती हैं, उनके अपने लोग ही किस तरीके से इस मुल्क को एक्सपोज करते हैं। ये भी शायद एक कुदरत का निज़ाम है कि ख़ुद वो तमाम लोग जो बड़े अहम ओहदों पर फायज़ हैं इस मुल्क के अंदर, वो कोई ना कोई ऐसा बयान दे देते हैं जिससे तमाम तर असलियत जो है वो दुनिया के सामने आ जाती है। हमने हमेशा देखा कि भारत, जिसने बहुत ज़्यादा गरूर में हमेशा ये कहा कि वो सबसे बड़ी मिलिट्री ताकत है, पाकिस्तान को रीजन के दीगर ममालिक को हमेशा छोटा देश और छोटा देश कहकर पुकारा और अपनी मिलिट्री सलाहियत पे नाज किया। लेकिन मई की जंग एक ऐसी जंग थी जिसमें 3-4 घंटों के अंदर भारत को जो उसकी औकात है वो पाकिस्तान की फ़ौज ने, पाकिस्तान की एयरफोर्स ने याद करा दी। पाकिस्तान की जो सलाहियतें हैं वो ना सिर्फ भारत के बल्कि पूरी दुनिया के सामने गईं। उस वक्त भी अगर आप देखें तो ऐसी फतह थी पाकिस्तान की कि जिस पे उनके एयर चीफ को काफ़ी दिनों तक खामोश रहना पड़ा। कहीं पर कोई बयान नहीं आया तैयारों के हवाले से, और एक मुल्क की जो अपनी फ़ौज है, ख़ासतौर से एयरफोर्स की अगर मैं इस वक्त बात करूं, तो उसको ग्राउंड करना पड़ गया था। हमेशा भारत ने कहा कि हम जो हैं वो अपनी दिफाई ज़रूरियात ख़ुद से पूरी करने की सलाहियत रखते हैं। आज मैं आपको बताती हूँ, जो कि चीफ़ ऑफ द डिफेंस स्टाफ हैं जनरल अनिल चौहान, ये एक ऐसा बयान दे रहे हैं जिससे उनकी दिफाई ज़रूरियात या दिफाई सलाहियत का बिल्कुल पर्दा चाक हो जाता है। अब वो ख़ुद जो कि इस फोर्स के चीफ़ हैं, वो ये कहते हैं कि जनाब हमारी जो दिफाई सनत है वो इस काबिल नहीं है, हमें सच बोलना होगा, एक तरफ़ा चीज़ जो है वो नहीं दिखानी होगी। और जो एक उनका शदीद इस वक्त ट्रस्ट डेफिसिट नज़र आता है अपनी ही इंडस्ट्री के ऊपर, डिफेंस इंडस्ट्री के ऊपर, उससे जो एक प्रचार किया गया कि इंडिया में हर चीज़ जो है वो मेड इन इंडिया है और हम अपनी दफाई ज़रूरियात पूरी करने की सलाहियत रखते हैं, वो बाकायदा तौर पे ज़मी बोस हो गया। ये एक ऐसा नैरेटिव था जो हर दौर में जो है पूरी दुनिया को सेल किया जाता था। पूरी दुनिया के पास जब भी मोदी दौरे करने के लिए जाते थे तो सबसे पहले डिफेंस की जॉइंट प्रोडक्शन की बात की जाती थी, और उनके अखबारात, उनका मीडिया इस चीज़ को बहुत उछाला करता था, इस पे बहुत ज़्यादा बात किया करता था। और एक जो लफ्ज़ हमने सुना वो सिर्फ और सिर्फ शाइनिंग इंडिया नहीं बल्कि आत्मनिर्भर भारत था। एक ऐसा भारत जो अपनी तमाम दिफाई ज़रूरियात भी, और नॉट ओनली दिफाई, अदरवाइज भी वो तमाम पूरी करने की सलाहियत रखता है। अब मैं आपको सिर्फ एक मिसाल देती हूँ कि आत्मनिर्भर भारत ने इसी तरीके से अपनी दिफाई ज़रूरियात पूरी करने के लिए अपनी एयरफोर्स के लिए एक तेजस जहाज़ बनाए थे। अब ये तेजस जहाज़ ऐसे थे कि जिनको उनके अपने एयरफोर्स के पायलट्स ने उड़ाने से इनकार कर दिया था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि इस काबिल ही नहीं है, ये अगर किसी ने उड़ाया तो कल को गिरा हुआ होगा। ये अल्फाज आए थे और ये स्टोरीज जो हैं ये खुद उनके मीडिया से बाहर आई थी, और वो फिर उस तेजस को भी ग्राउंड करना पड़ा। अब आप तमाम अपनी ज़रूरियात जो हैं वो दीगर ममालिक से पूरी करने की ख्वाहिश रखते हैं। रूस से हमेशा से भारत ने अपनी दिफाई सलाहियतें जो हैं वो पूरी करने की कोशिश की है, और अभी भी देखें अगर मई में भी तो आपको वहाँ पे S-400 रूसी जो मिसाइल्स हैं वो नज़र आए जिसका इस्तेमाल कर रहा था भारत। और दुनिया जहां की टेक्नोलॉजी, राफेल जो हैं वो फ्रांस के हैं, ड्रोन्स जो हैं वो इजराइल का है, हर दूसरे मुल्क के साथ आपने ये अग्रीमेंट्स किए और उनसे अपनी दिफाई ज़रूरियात पूरी करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी जोम ये है कि हम अपनी डिफेंस नीड्स जो हैं वो खुद से पूरी करते हैं। हम अपनी दिफाई ज़रूरियात अपने मुल्क में बना सकते हैं, हमारी प्रोडक्शन जो है वो हो सकती है, और वो प्रोडक्शन इस काबिल है, वो कहते हैं कि जी हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। लेकिन जो बाहर की टेक्नोलॉजी, जो कि एक ये कहना चाहिए कि जी स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी कंसिडर की जाती है डिफेंस की इंडस्ट्री के अंदर, उनका क्या हाल किया इनके लोगों ने, वो हमारे सामने मई में आ गया। तो अपनी जो टेक्नोलॉजी है वो किस तरीके से दुनिया में सेल करेंगे, और ख़ास तौर से यहाँ पे बात सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी की भी नहीं है। मई में हमारे तमाम एयरफोर्स के पायलट्स ने ये साबित किया कि सिर्फ और सिर्फ जहाज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, जहाज़ उड़ाने वाले से और उसकी महारत से भी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, और असल चीज़ ही वो होती है। ये आज हम देख रहे हैं कि वो तमाम तर चीज़ें जिसका दावा माजी में भारत करता आया है, आज वो अपनी ज़रूरियात ख़ुद पूरी करने के दुनिया भर को भाषण देता है। लेकिन साथ ही साथ वो अमेरिका से भी
अपनी डिफेंस नीड्स को पूरी करने की ख्वाहिश रखता है। आपको एक मिसाल, बल्कि मिसाल एक ऐसी है जो कि पूरी दुनिया में इसकी खबरें बनी थी, F-35 जो कि बेहतरीन एक जेट है अमरीकी, और उसको इन्होंने लेने की कोशिश की थी और वो फिर डील बाद में कैंसिल भी करनी पड़ी थी। हमने देखा है कि जिस तरीके से बार बार भारत को बहुत ज़्यादा एक चौधरी इस खित्ते का बना के पेश किया जाता रहा, अमेरिका की तरफ से भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो भारत के अंदर की जाती रही टू टेक ऑन चाइना इन द रीजन, लेकिन इंडिया ने अपनी जो असलियत थी वो तमाम तर जो है वो दुनिया के सामने में रख दी, और जिसके बाद हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा डिफेंस डील्स भी उस तरीके से आगे नहीं बढ़ रही। अब एक डिफेंस डील जिसका बड़ा जिक्र किया जाता है वो इंडिया और अमेरिका के दरमियान की 10 साला, अगर आप उसको भी देखें तो इट्स नॉट अ डील, इट्स एन एग्रीमेंट, इट्स एन MOU, एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डील का, और ये उसमें तय किया गया है कि जी अगले 10 साल इसको इसी तरीके से जारी रखा जाएगा। लेकिन क्या एग्जीक्यूशन होती है, क्या इंप्लीमेंटेशन होता है, ये वक्त बताएगा। इसी पर जरा बात करते हैं। आगा इकरार हारून साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आगा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये फरमाइएगा, हम देख रहे हैं कि भारत का जोम तो मई में पाकिस्तान ने तोड़ दिया, लेकिन अब उनके अपने लोग ऐसे बयान दे रहे हैं जो उनके खिलाफ जा रहे हैं। अब उन्हीं के फौज के सरबराह जनरल अनिल चौहान ने ये जो बयान दिया है, उनके दिफाई सनत पे एक मिसट्रस्ट शो किया है, और ये तो वो भारत है जो कहता है कि हम आत्मनिर्भर भारत हैं, हम तो अपनी दिफाई ज़रूरियात खुद पूरी करते हैं। सो ये क्या वजह है कि उनको लग रहा है कि हम सच नहीं बोल रहे? क्यों कहना पड़ा उनको ये? बहुत शुक्रिया, आपने खुद ही इतनी अच्छी सारी बातें कर दी हैं कि आपने यानी कि एक थ्रेड सेट कर दिया है। इसमें मैं कोशिश करूंगा कि अब मैं कुछ में इसमें ऐड इन कर लूं। जरूर प्लीज। देखिए, आपने 3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट की। एक तो बात ये है कि इंडिया को इस खित्ते का गुंडा बना दिया गया था स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के नाम के ऊपर। पहली बात, उसका मैं जवाब देना चाहूंगा जी। दूसरी बात यह है कि आज इंडिया कहां खड़ा है, और तीसरी बात जो आपने अभी की है, इंडियन हार्डवेयर्स, मिलिट्री हार्डवेयर्स की इंडस्ट्री। इंडियन मिलिट्री हार्डवेयर की इंडस्ट्री आज से 10 साल पहले तो आप सब कह सकती हैं कि माइनस इंडियन एयरफोर्स, बाकी जो उनकी रिक्वायरमेंट थी उनके लिए कोई इतनी बुरी नहीं थी। देखिए, आई एम ऑलवेज वेरी ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, लेकिन पिछले 10 साल ये इंडियन हार्डवेयर इंडस्ट्री रही नहीं है मिलिट्री की, ये तो रही है अडवाणी और अपना उनकी, ठीक है। अब जब आप इस लेवल के ऊपर प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करते हैं कि उन्हें कोई पूछने वाला ही नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट कोई और कर ही नहीं सकता है, और वो जो चीजें दे रहे हैं उनकी कोई क्वालिटी चेक नहीं है, जिसको जो बात आज अनिल साहब कर रहे हैं ना, बेसिकली वो खुल के नहीं करना चाहते, चले हम बात कर लेते हैं। दैट इज ए क्वालिटी चेक। क्यूसी नहीं हो रहा है उनका। जो चीज आती है, चाहे वो एक छोटे वेपन से लेकर, एक हैंड कैरी वेपन से लेकर अगर एक अपना हैवी वेपन तक है, तो उसका क्यूसी कोई नहीं कर सकता, क्वालिटी चेक कोई नहीं कर सकता। हुक्म होता है आपने ये लेनी है, बस उठा लें। इवन यहां तक मैंने आर्टिकल्स पढ़े कि काउंटिंग जो है वो मना है, कि अगर फॉर एग्जाम्पल 1 लाख गोली है तो आप नहीं काउंट कर सकते 1 लाख गोली है, क्योंकि उन्होंने कह दिया 1 लाख गोली है अपना मोदी साहब के दोस्त से, तो अब आप उसके ऊपर साइन करें। ये है इंडिया की रियलिटीज, जो कि इंडियंस आपसे खुल के नहीं कर सकते हैं बातें। तो उसका ये एक खौफ तो है। आप देख लीजिए वहां पे ये जो इनके अमरप्रीत सिंह हैं एयर चीफ, वो अपने सरबराह को, मुल्क के वजीर आजम को ये तक नहीं बता सके थे कि हम पाकिस्तान से जंग के लिए तैयार नहीं हैं, हमारी एयरफोर्स तैयार नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि जी मुझ पे गद्दारी का लेबल लग जाएगा, क्योंकि एग्जैक्टली वो सिंह थे ना जी। और आपको पता है ये बात कि उनको अपना यानी कि ये रिपोर्ट भी हुआ था, एक दिन उसके बाद गायब कर दिया गया जी। 2 उनके सीनियर, 2 उनके जूनियर ऑफिसर्स ने उनके साथ बदतमीजी की थी एक मीटिंग में कि आप यानी कि हमें आप मिसट्रस्ट है, और उन दोनों के खिलाफ कोई इंक्वायरी नहीं हुई। अभी एक इंक्वायरी शुरू हुई थी, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं है, क्योंकि वो दोनों हिंदू थे और ब्राह्मण हिंदू थे। आपने बिल्कुल सही बात की है। जब आप वहां पे सेक्टेरियन इश्यू के ऊपर आपने लोगों को सेग्रीगेट करना हो, इवन मिलिट्री में भी, तो उसके रिजल्ट तो ये आएंगे। आपके पास अगर 1 मिनट और फालतू, मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ। जी जी जरूर। मानक शाह का आपने नाम सुना होगा, 71 वॉर का जो अपना CNC था। मानक शाह को अपना इसने इंदिरा गांधी ने बुलाया मार्च में, उसने कहा कि जी हमने अटैक करना है पाकिस्तान पे। मानक शाह कैटेगोरिकली रिफ्यूज्ड, उसने कहा कि मैं नहीं करूंगा। तो इंदिरा गांधी ने कहा क्यों नहीं करेंगे? उन्होंने कहा कि बात यह है कि मैं इस वक्त तैयार नहीं हूं,
और जब तक मैं तैयार होता हूं तो बारिशें शुरू हो गई होंगी और हमारे जो टेक ऑपरेशंस हैं वो जो है वो अपना कंप्रोमाइज होंगे जी। और इन बिटवीन जो है हम अपनी ट्रेन भी इस्तेमाल हमारी ट्रेन के ऊपर ज्यादा जो प्रेशर होता है वो ग्रीन का होता है, ग्रीन कट रहा होगा। उसे कहा तुम कब अटैक कर सकते हो? उसे कहा मैं जाकर सितंबर में अटैक करूंगा। उसे कहा ठीक है। ये होता है बेसिकली एक अंडरस्टैंडिंग। लेकिन अब मोदी के मुंह से हर निकला हुआ लफ्ज जो है वो भगवत गीता का एक पार्ट है और आप उसको इनकार करें तो आप वाली बात कि आपके ऊपर वो इनफिडल का भी इल्जाम लगा सकते हैं और आपके ऊपर तो यानी कि गद्दार होने का इल्जाम तो उनकी हर के बंदे के मुंह के ऊपर है। हर मुसलमान और हर सिंह उनके लिए गद्दार है, चलता फिरता। ठीक है ना? ठीक तो है। ये वो चीजें हैं जो कि इंडियन। अच्छा, सेकंड आपने वो बात की थी शुरू वाली। देखिए बात ये है कि जो बाइडेन की पॉलिसी थी वो थी कंटेन चाइना पॉलिसी थ्रू इंडो पैसिफिक। जी। वो पॉलिसी बदल चुकी है। उस पॉलिसी वाज वेरी इंपॉर्टेंट। ओकास में भी था एंड नॉट एनी मोर। रिकॉर्ड में भी वो था। अपनी हरकतों की वजह से और अपनी जो मई में उन्होंने सलाहियतें दिखाई हैं उनकी वजह से। आगा इकरार हारून साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन वर्ल्ड व्यू। वी आर जॉइंड बाय ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब नाउ। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस ब्रिगेडियर साहब। हम बात कर रहे थे जो जनरल अनिल चौहान ने, चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ ने बयानात दिए हैं, ख़ास तौर से वो डिफेंस इंडस्ट्री जिसके बहुत ज़्यादा चर्चे किए जाते थे, जिसको दुनिया में बेचने की और मार्केट करने की कोशिश की जाती थी, वो उस पर अदम एतमाद इस वक्त जाहिर कर रहे हैं। व्हाट डज दैट शो? देखिए ये एक हैरानकुन बात है कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सोचे कितना उसने फ्रस्ट्रेट होके कितना सोच समझने के बाद उसने जाके यहाँ पर उसने ये बात की है परेशान होके कि क्योंकि उसने क्लियर कह दिया है कि इसमें कौम परस्ती है, इसके तो उनको कोई परवाह नहीं है, हुबुल बत्ती की परवाह नहीं है। दे आर ओनली इंटरेस्टेड कि अरबों रुपए ये पैसे लेते हैं हुकूमत से और उसके बाद ये वो डिलीवर नहीं करते हैं। नंबर 2 वो ये करते हैं कि आप कहते हैं हमने 70% चीज़ जो है इंडिजिनस चीज़ें बनाई हैं, जबकि झूठ बोलते हैं। उसके बाद उनकी इंडस्ट्री में जो भी उनको कहता है जो साइन चीज़ कर रहे हैं पता होता है कि ये हमें कभी डिलीवर नहीं होंगे और ऐसे ही होता है। 10 साल लग जाते हैं करने के लिए। इन चीज़ों को आप देखें तो फिर आप कहते हैं कि ये इनका क्या हाल है। फिर इनकी मुकामी सलाहियत आप देख लें ख़त्म है, इनको कोई परवाह नहीं है, इंडिजिनस कोई चीज़ नहीं बनाते हैं। तेजा के देख लें वो जहाज़ कब बनाने शुरू किए, उनको मेरे ख्याल में 1980 से 50 बनाने शुरू किए, आज तक ये डिलीवर नहीं कर सके। पाकिस्तान ने 1995 में अपने ये J-17 थंडर बनाने शुरू किए और आज 200 पाकिस्तान J-10 हमारे पास कितने जहाज़ बन गए हैं। फिर हमारे पास आपके साथ में इसमें रिबिल्ड फैक्ट्री में देख लें, HRT में देख लें हम क्या बना रहे हैं, टैक्सी से बना रहे हैं। हमारे इंडस्ट्रीज कैसे, PFA की इंडस्ट्री क्या काम कर रही है, छोटे जहाज कैसे एक्सपोर्ट हम कर रहे हैं। दुनिया पाकिस्तान की चीज़ें खरीदना चाह रही है। ये एक चीज़ भी नहीं कर सकते हैं आपके सामने। इन्होंने राफेल जहाज़ों की बात की और उसमें भी आप देख लें क्या इनका हाल हुआ। बिल्कुल। तो इससे इनकी ये पता चलता है कि इनकी लीडरशिप, इनकी कमांड, इनके ट्रुप्स आपस में बिल्कुल हमआहंगी नहीं है। इनके ट्रुप्स को अपने कमांडर्स पर एतमाद नहीं है और उसके बाद इनके कमांडर्स को अपनी सिविल लीडरशिप पर नहीं है। दुनिया में सबसे ज़्यादा इनका जो खुदकुशी का रेट है और इस जिसकी वजह से ये हमेशा नाकाम होते हैं। आपके सामने बार के हक में देख लें क्या हाल हुआ है। एयर चीफ ने खुल के बातें की जी कि हमें यही होता है। एयर चीफ ने 3-4 महीने पहले भी यही इसी तरह की बातें की हैं। चीफ ऑफ डिफेंस के अलावा और कोई चीज़ और सीनियर ऑफिसर रह गए इनके पास। अनिल चौहान ही शो लॉट ऑफ फ्रस्ट्रेशन कि वो कहते हैं कि हमें इनके किसी को मोहब्बत नहीं है, ये सिर्फ पैसा बनाना चाहते हैं और ये कोई डिलीवरी नहीं करते हैं, कोई हमें पता होता नहीं करेंगे। इन चीज़ों को देखें तो अब पाकिस्तान का कंपैरिजन कर लें कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल से यासिन मुनीर ने किस तरीके से पूरी कौम को इकट्ठा किया, प्लान किया, एग्जीक्यूट किया, इतने बड़े दुश्मन को कोटें टेके मजबूर किया। दिस शोज यूनिटी ऑफ कमांड, उसके साथ ट्रस्ट ट्रुप्स का अपने कमांडर्स के ऊपर। और यहाँ पर ये है कि वो ट्रस्ट करते नहीं है, वो ना उनको खाने को मिलता है, ना उनकी एडमिनिस्ट्रेशन है, ना किसी को परवाह है। दीज आर डिफरेंसेस इसके अंदर। ट्रू। So obviously आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ रिलायंट इंडिया इज़ नॉट सो सेल्फ रिलायंट आफ्टर ऑल। ये बताइए कि रूस की टेक्नोलॉजी का वो इस्तेमाल शुरू से कर रहे हैं, ज़्यादातर दिफाई ज़रूरियात रशिया से पूरी की हैं। नाउ दे वांट टू स्विच टू US।
यूएस के साथ डील होती है नहीं होती, जो अभी जो एक एक्सटेंशन नज़र आ रही है पुरानी ही डील की 10 साल, विच इज़ जस्ट एन MOU, विच इज़ जस्ट एन अंडरस्टैंडिंग कि हाँ जी आगे 10 साल भी हम इसको कंटिन्यू करेंगे। कोई खातिर खा ये नहीं हुआ कि जनाब आपने अपने वेपन्स बेच दिए हैं तो टैंक्स भिजवा दिए हैं और जेट्स भिजवा दिए हैं और पैसे ले लिए हैं। सो ये भी तो पॉसिबल नहीं है ना कि ओवरनाइट आप जो है वो रशियन टेक्नोलॉजी से US टेक्नोलॉजी के ऊपर शिफ्ट कर जाएं। वो सिर्फ जो है वो हार्डवेयर की बात नहीं है, मिलिट्री हार्डवेयर की, उसमें ट्रेनिंग है, बाकायदा सिखाया जाता है, एक्सरसाइजेज होती हैं। आपको लगता है कि ये इतनी जल्दी इनके लिए पॉसिबल होगा? देखिए, ये जो 10 साल के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ये 2005 से रिवाइवल हो रहे हैं। थर्ड है अब ये 2035 जाएगा। इसमें ना इनको कोई प्रायोरिटी है, ना इनको कोई फेवर्ड नेशन की बात है, ना इनको हर चीज के लिए आपको सेनेट से और वहाँ से कांग्रेस से परमिशन लेनी पड़ती है। उसके बाद ये इनको हर चीज आप F-35 अगर लेंगे तो वो भी इनको वहाँ से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। पाकिस्तान को ज्यादा बेनिफिट ज्यादा है। पाकिस्तान और ये नॉन अलाइन नेटो मुल्क में सबसे फेवर्ड नेशन है। हमें जल्दी चीजें मिल सकती हैं, इनको जल्दी नहीं मिल सकती। एक कॉन्सेप्ट वो इन्होंने बड़ा शोर मचाया तो बहुत बड़ी काम कर दी, कोई फर्क नहीं है। दे हैव नो प्रायोरिटी। ये एक फॉर्मेलिटी जो साइन उन्होंने की है वो 10 साल का चलता है जो चलो। अभी तो उन्होंने नीचे क्वाड में भी सोच रहे हैं हम इनको निकाल दें क्योंकि ये डिलीवर नहीं कर सकते। अगर ये पाकिस्तान जैसी छोटे मुल्क से इतनी बुरी तरह मार खाते हैं, शिकस्त खाते हैं। So I think this was used as a carrot and stick policy कि भाई अगर रशिया से तेल की खरीदारी बंद कर दोगे तो चलो इस पे भी देख लेंगे, सोच लेंगे। I'm really sorry and out of time. Brigadier Haris Nawaz साहब, thank you very much for joining us on Worldview. We'll take a short break here. ब्रेक से वापस आएंगे तो आप देख सकेंगे हमारा एडिटोरियल सादिया स्टेक। कहने को तो इंडिया अमेरिकी सदर ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी का डट कर मुकाबला कर रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि इंडियन मईशत आज हिचकोले खा रही है। एक्सपोर्ट्स में कमी हो रही है, इंडस्ट्री को बंदिश का सामना करना पड़ रहा है, जबकि इंडियन वर्कर बेरोजगार हो रहा है। हकीकत यह भी है कि मोदी सरकार के लिए ट्रंप के साथ तिजारती डील हासिल करने के सिवा कोई दूसरी ऑप्शन मौजूद नहीं है। सदर ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि अमेरिका की इंडिया के साथ डील बहुत करीब पहुंच चुकी है और इस साल के आखिर तक दिल्ली रूस से तेल की इंपोर्ट भी मुकम्मल तौर पर बंद कर देगा। लेकिन दूसरी तरफ इंडियन हुकूमत के मौक़िफ़ की बात की जाए तो अभी तक सरकारी तौर पर खामोशी छाई हुई है। ना मोदी बात करता है, ना इंडियन दफ्तर खारजा और ना ही इंडियन कॉमर्स मिनिस्ट्री जो ट्रेड डील के लिए मुज़ाकरात में मसरूफ है। नंबर्स की बात की जाए तो वो भी इंडियन मईशत के लिए कुछ अच्छे नहीं हैं। व्हाइट हाउस की तरफ से इंडिया पर टैरिफ 3 मरहलों में लगाया गया था। पहले मरहले में 10%, फिर उसे बढ़ाकर 25% किया गया और तीसरे मरहले में टैरिफ को 25 से 50% कर दिया गया। एक्सपोर्ट्स के नंबर्स को देखा जाए तो मई से सितंबर तक जारी होने वाले आदादो शुमार के मुताबिक इंडिया से अमेरिका को होने वाली एक्सपोर्ट्स में मजमूई तौर पर 37% कमी हो चुकी है, जबकि अक्टूबर के नंबर्स इससे भी ज्यादा परेशान कुन होंगे। इंडियन रिसर्च इंस्टीट्यूट ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव की रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन एक्सपोर्ट्स में होने वाली कमी हालिया तिजारती तारीख में सबसे बड़ी कमी है। इंडियन एक्सपोर्ट्स 8.8 बिलियन अमरीकी डॉलर से गिरकर 5.5 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुकी हैं। अमरीकी टैरिफ से सबसे ज्यादा टैरिफ फ्री मसनूआत मुतासिर हो रही हैं, जो माजी में इंडिया से अमेरिका को एक्सपोर्ट्स होने वाली अशिया का 1/3 बनती थी। माजी की टैरिफ फ्री मसनूआत के एक्सपोर्ट्स में 47% तक रिकॉर्ड कमी देखी गई है। मज़कूरा एक्सपोर्ट्स 3.4 बिलियन डॉलर से 1.8 बिलियन डॉलर्स तक गिर चुकी हैं। इंडिया में बनाई जाने वाली अद्वियात और स्मार्टफोन्स की मार्केट सबसे ज्यादा मुतासिर हुई है। इंडियन स्मार्टफोन की अमरीकी एक्सपोर्ट गुज़श्ता बरसों में 197% सालाना बुनियादों पर बढ़ रही थी, उसमें 58% कमी हो चुकी है।
इंडिया में बनाई जाने वाली अद्वियात के एक्सपोर्ट में 15.7% कमी हुई। फार्मास्यूटिकल सेक्टर इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर की निस्बत कम मुतासिर हुआ है, लेकिन इंडिया के बाद दीगर ममालिक अमरीकी मार्केट में दाखिल हो चुके हैं और तवक्को की जा रही है कि अक्टूबर के नंबर्स जब जारी किए जाएंगे तो वो और भी हैरानकुन होंगे। ऑटो पार्ट सेक्टर में 16.7% कमी रिकॉर्ड की गई। एल्यूमिनियम की बरामदात में 47%, तांबे की 25% रिकॉर्ड की गई। ऐसा नहीं है कि जिन सेक्टर्स का हम जिक्र नहीं कर रहे वो मुतासर नहीं हुए। इंडियन ज्वेलरी, एनर्जी, सोलर पैनल, टेक्सटाइल और यहां तक कि इंडियन लेबर की अमेरिका में तलब में शदीद कमी देखने में आ रही है। अमरीकी टैरिफ का इंडियन इंडस्ट्री पर पैदा होने वाले असरात की बात करें तो इंडियन मीडिया नंबर्स सही मानों में रिपोर्ट करने से इज्तनाब कर रहा है। जिन शोबों की तरफ से नंबर्स रिपोर्ट किए जा रहे हैं वो भी बहुत ही हैरानकुन हैं। इंडियन टेक्सटाइल और इंडस्ट्री की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी 50% टैरिफ की वजह से टेक्सटाइल सेक्टर में 20 लाख अफराद का रोजगार खतरे में पड़ चुका है और किसी भी वक्त इंडस्ट्रियल यूनिट्स की बंदिश का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। टेक्सटाइल सेक्टर का कहना है कि जब अमरीकी हुकूमत की तरफ से इंडिया पर 25% टैरिफ लगाया गया था तो हम परेशान थे कि हम वियतनाम, इंडोनेशिया और कंबोडिया के एक्सपोर्ट्स का मुकाबला कैसे कर सकेंगे, क्योंकि इंडियन मसनूआत पर लागू टैरिफ की निस्बत इन ममालिक पर 5% कम टैरिफ यानी 20% लगाया गया था। अब 50% का मतलब है कि हमारे लिए अमरीकी मार्केट मुकम्मल तौर पर बंद हो चुकी है। हमारे लिए अमरीकी मार्केट में मुकाबला करना अब मुमकिन नहीं रहेगा। टेक्सटाइल सेक्टर के हुजम की बात करें तो अमेरिका इंडियन टेक्सटाइल की सबसे बड़ी मार्केट है। इंडियन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट का 34% अमेरिका जाता है, जिसकी साल 2024-25 में कुल कदर $6 बिलियन के करीब थी। इंडियन मौशी सूरत हाल कुछ अच्छी नहीं है। इंडिया की मौशी तरक्की का सहरा भी अमेरिका के सर जाता है। गुज़श्ता 2 दहाइयों से अमेरिका की मार्केट तक टैरिफ फ्री रसाई, अमरीकी लॉबी का हिस्सा बनने की वजह से इंडियन शहरियों को अमरीका और दीगर मगरबी ममालिक में सबसे ज्यादा मौके फराहम किए गए। अमरीका ने अपने बहुत सारे इंडस्ट्रियल यूनिट्स को चीन से इंडिया में भी मुंतकिल किया, जिससे इंडिया में रोजगार के मौके पैदा हुए। हाँ, लेकिन अमरीकी टैरिफ ने इंडियन मौशी ढांचे को अब झंझोड़ कर रख दिया है और दिल्ली के लिए दूसरी कोई ऑप्शन दस्तयाब नहीं है सिवाय ये कि अमेरिका के साथ तिजारती डील करे। चंद माह की कशमकश से दिल्ली को अंदाजा हो चुका है कि इंडियन मईशत का इन्हिसार अमेरिका पर किस हद तक है और अमेरिकी मार्केट की बंदिश इंडियन मुआशरे के लिए तबाहकुन साबित हो रही है। That's all for tonight. Good night and Allah Hafiz.